हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर बार बार स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक जो हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, इस पर हम लोग अपना अध्ययन करेंगे। एक आप जान लीजिए कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीखता है और सही ढंग से सीखता है। यही कारण है कि वह जो है उसके पास पर्याप्त समय बचा रहता है, जिसके कारण से अगर वो बची हुई समय का अगर हम लोग सदुपयोग नहीं करेंगे तो उस बालक के में चिड़चिड़ापन, क्रोध, नर्वस होना, निराश होना, भावनाहीन हो जाना या ऐसी अव्यवहारिक या अप्रयुक्त गतिविधियां जन्म ले लेती हैं, जिसके कारण से उसका जो है वह उलझनें उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से वह अच्छा व्यक्तित्व की जगह खराब व्यक्तित्व का स्वभाव बन जाता है उसका। तो ऐसे बालक खराब व्यक्तित्व या खराब स्वभाव के न हों, उत्तरोत्तर अच्छे स्वभाव के हों और अच्छाई की तरफ आगे बढ़ते हुए वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ऐसे बालक बड़े भाग्य से पैदा होते हैं, जिसके घर भी हों उनको सही दिशा, सही संस्कार, सही सोच, सही ज्ञान व्यवहार सिखाना आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक है कि उसको जो है उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार उसको सीखने की, समझने की, बूझने की, विचार व्यक्त करने की इत्यादि का अवसर प्रदान करते हुए उसको उसके ज्ञान व्यवहार में वृद्धि करते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाए। तो उसके लिए आवश्यक है कुछ बातों का, जिसके लिए अगर उसके शिक्षा व्यवस्था में कर दिया जाए तो वह व्यक्तित्व का विकास अच्छा होगा, अपने साथ साथ देश का, समाज का, सबका भला भी करेगा। तो इस वीडियो को हम लोग सामान्यतः 2 भागों में देखेंगे। आज भाग 1 है। ग्लेघर ने बताया था कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था करनी चाहिए, यानी उनका शैक्षिक जीवन या शैक्षिक संबंधी व्यक्तित्व का विकास 2 प्रमुख आधारों पर करना चाहिए। यानी उसकी शिक्षा व्यवस्था हमको क्या करनी चाहिए, 2 बातों को प्रमुख रूप से ध्यान रख करके करना चाहिए। पहला है अनुशासनात्मक ज्ञान। अनुशासनात्मक ज्ञान का ये तात्पर्य होता है, एक प्रकार से ऐसे समझिए कि सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप, और उसके ज्ञान को हमेशा निर्देशन के रूप में रखना चाहिए। उसको ज्ञान के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, ज्ञान को हमेशा क्या करना चाहिए, निर्देशन के रूप में रखना चाहिए। तो जब निर्देश के अनुसार वह ज्ञान या अध्ययन करेगा या उसको ज्ञान दिया जाएगा तो उसकी व्यस्तता काफ़ी बढ़ जाएगी, और जब उसकी व्यस्तता काफ़ी बढ़ जाएगी तो ज्ञान भी काफ़ी सूक्ष्म, गहरा और व्यापक होगा। इसके लिए आवश्यक है कि उसके अनुशासनात्मक ज्ञान, जैसे अगर शिक्षक सिद्धांत को पढ़ाया, सिद्धांत को तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए, उसकी आलोचना को भी बताए और इसके संग संग उस आलोचना को दूर करने का उपाय सोचने के लिए उसे प्रेरित कर दे। यानी सिद्धांत को बताए और अवधारणा किस व्यवहार का, किस गतिविधि का, किस वस्तु का, किस स्थान का, किस सोच का, और किस स्थान का क्या सोच, क्या गरिमा है, या व्यक्ति की अवधारणा क्या है, किसी विषय के प्रति क्या सोच है, उस विषय का स्वरूप क्या है, उस विषय में है क्या, उस विषय से क्या लाभ, क्या हानि है। यानी अवधारणात्मक गतिविधियों को उससे ज़्यादा सिखाया पढ़ाया जाए। जैसे वृद्ध है, वृद्ध व्यक्ति का सम्मान क्यों करना चाहिए, सम्मान से क्या मिलेगा, उसकी क्षमता क्या है, वो क्या कर सकता है, उसका त्याग संसार के लिए क्या है, और संसार का उसके प्रति क्या कर्तव्य है। यानी कहने का हमारा तात्पर्य, अवधारणा का मतलब क्रिया के अनुसार अवधारणा, दायित्व के अनुसार अवधारणा, स्वरूप के अनुसार अवधारणा, उपयोग के अनुसार अवधारणा। यानी उसका स्वरूप क्या है। जैसे पैसा आप अपने पिताजी को ले जा करके दे दो, आप पिताजी को पैसा देना है तो किस भावना से देना चाहिए, किस रिस्पेक्ट से देना चाहिए, किस ढंग से बोलना चाहिए, उनके सामने किस ढंग से खड़ा होना चाहिए, इत्यादि जो गतिविधियां हैं वह पैसे देने की अवधारणा के अंतर्गत आएंगी। तो उसी तरह से ये अवधारणात्मक गतिविधियां, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे जैविक हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे किसी व्यवहार से संबंधित हो, उसको उसके अंदर डेवलप करना चाहिए, उसे उस ढंग से सिखाना पढ़ाना चाहिए। उसके बाद ज्ञानात्मक संबंध,
एक दूसरे से क्या संबंध है, अंतर क्या है, तुलना क्या है, उसमें जो है आपसी जो है कहाँ तक एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, फिर एक दूसरे के साथ कब अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर देखें पदार्थों के बीच में, सजीव निर्जीव के बीच में, सजीव सजीव के बीच में, किसी व्यवहार के विषय में इत्यादि संबंधित संबंधात्मक बातों के भी संबंधी उसको निर्देश देते हुए अधिगम या ज्ञान कराने पर बल देना चाहिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनका दूसरा जो दृष्टिकोण था ह्यूरिस्टिक कौशल, इसको याद रखिएगा। ह्यूरिस्टिक कौशल कहते किसे, यहाँ पर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ह्यूरिस्टिक जो कौशल होते हैं, ह्यूरिस्टिक कौशल के अंतर्गत ये ह्यूरिस्टिक नाम का इन्होंने बताया था, जैसे नहीं होता है कि कोई बात किसके माध्यम से प्रकृति संसार में प्रदर्शित करेगी उसी का नाम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। जैसे अगर प्रतिभाशाली अगर हम बालक की बात करें तो पौराणिक मतों को लें तो भगवान राम थे, अर्जुन थे, कृष्ण भगवान थे, यानी और सारे। उन्होंने क्या, उनके गुरु ने उनको क्या नहीं पढ़ाया, जिस विद्या को गुरु लोगों ने जीवन भर प्रदान किया उसी विद्या को भगवान कम समय में, अत्यंत कम समय में प्राप्त कर लेते थे। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि पहले भी ये व्यवस्था थी, पहले भी ऐसे बालक थे। अब प्रकृति जो है उनको किस माध्यम से सिखाई, किस माध्यम से नहीं सिखाई वो अलग बात है, परंतु आधुनिक समय में जिसके माध्यम से प्रकृति जिस ज्ञान को व्यवस्थित रूप से सांसारिक के पटल पर लाती है, संसार के पटल पर, उसका नाम हो जाता है जो ह्यूरिस्टिक कौशल है। उस ह्यूरिस्टिक कौशल के अंतर्गत समस्या समाधान, जैसे सामाजिक समस्याएं बहुत जटिल होती हैं, सामाजिक समस्या का कोई समाधान खोज भी ले तो उसे प्रयोग करके सिद्ध करने में समय और मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो सामाजिक समस्याएं या चुनौतियां हैं या संघर्ष, जैसे कैंसर का पेशेंट, चिकित्सकीय चुनौतियां हैं, तो यानी सामाजिक समस्याओं का समाधान, असाध्य रोगों का समाधान, या ये समझिए कि लाइलाज बीमारियों का समाधान, ये एक समझिए कि जो समस्या समाधान है उसके विषय में उसे फोकस करना है, ताकि उसका दिमाग विभिन्न प्रकार से तर्क करते हुए, विचार करते हुए खोज वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलती है, तो वो अपने समय का उपयोग कर लेना, तब वह निराशा नहीं होता, तब वो अपने समय का सदुपयोग कर लेता है। उसी तरह से सृजनशीलता का ये तात्पर्य होता है किसी चीज़ का नया निर्माण कर देना, सृजनशीलता जो ज़रूरत की हो, और किसी ज़रूरत की चीज़ है उसमें को अच्छा सा और अच्छा बना देना, बेहतर बना देना, उसे भी सृजनशीलता कहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको मिला करके एक नया मैनेज कर देना, प्रबंध कर देना, उसे भी क्या कहते हैं, सृजनशीलता। वैसे सृजनशीलता गतिविधियों में भी उसे लगाना चाहिए। साथ में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, जैसे वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत जो सिस्टमेटिक क्रिया होती है वो तो साथ साथ उसके संग रिसर्च को, खोज को बढ़ावा देना, उसमें परिवर्तन को बनाना या परिवर्तन को समझाना या परिवर्तन संबंधी गतिविधियों से परिचित कराना या परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी बातों को भी उसे सिखाने में, बताने में, समझाने पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि वो बालक हमेशा अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार ज्ञान, व्यवहार और क्रिया की गतिविधियों को सीखने के लिए इन्वॉल्व रहे, उसमें लगा रहे। तब उसके व्यक्तित्व का विकास बहुत व्यापक, बहुत व्यवस्थित, बहुत पवित्र, बहुत अच्छा होता है। ये तो बात कहा उन्होंने, ग्लेगर ने कहा, इन्होंने दो बात बताई। इसके अलावा विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से शिक्षा शास्त्री एवं अनुसंधानकर्ताओं ने 3 प्रमुख आधार पर इन्होंने बताया कि ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें उत्तरोत्तर उसका विकास हो। पहला है अधिगम वातावरण। अधिगम वातावरण का ये तात्पर्य, ऐसे बालक तो जल्दी सीख लेता है, तो शैक्षिक गतिविधियों में सीखने की जो प्रक्रिया है, जो शिक्षा से जो कॉलेजों में दी जाती है, औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा का स्वरूप है, उस शिक्षा के स्वरूप में उसको इस प्रकार से अधिगम की व्यवस्था देनी चाहिए, सीखने की व्यवस्था देनी चाहिए, ताकि वह जो है उत्तरोत्तर अपने समय का ज्ञान के लिए प्रयोग कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। जैसे उदाहरण के लिए अगर प्रतिभाशाली बालक है तो कक्षा 1 का जो पाठ्यक्रम है वो 2 ही महीने में सीख गया, तो उसे 3-4 का भी पढ़वाओ, कक्षा में आगे बढ़ा दो। तो ये सब अधिगम वातावरण, यानी उसके अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपयुक्त विषय, उपयुक्त कक्षा का अध्ययन
क्रमवार कराते हुए आगे प्रमोट करते रहना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं अधिगम वातावरण। अगर दूसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु का तात्पर्य है कि विषय वस्तु के अवधारणा को समझाइए, विषय को विस्तृत करके पढ़ाइए, विषय के अंदर सूक्ष्मता को बताइए, विषय का दूसरे विषयों से संबंध बताइए, अंतर बताइए, यानी विषय की व्यापकता का भी उसे अध्ययन कराने पर बल देना चाहिए। तीसरा है बौद्धिक युक्तियाँ। बौद्धिक युक्तियाँ का ये तात्पर्य है कि उसको मानसिक रूप से प्रेरित करें कि सीखने के लिए, खोज करने के लिए, परिवर्तन के अनुसार उसका स्वरूप निर्धारण करने के लिए। ये बहुत उच्च स्तर की युक्तियाँ होती हैं, जिसमें जब बालक इसमें लगता है तो कोई नया नया रिसर्च होते हैं, नई नई चीज़ें समाज में आती हैं। तो इस प्रकार से उसे मानसिक रूप से जो है हम प्रिपेयर्ड करें, मानसिक रूप से उसकी शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण करें, तो यह बालक जो है उसका मानसिक क्षमता के अनुसार व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। अगर इन तीनों को हम लोग आगे की वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसका जब विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार से मैनेज करके उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। तो आगे की वीडियो में इन तीनों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।